तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की बेहतर तैयारी आपकी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी हिस्ट्री के जो आपके बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक हैं हम आपको कवर कर रहे हैं। कई वीडियो हमने आपको दे दिया है और काफी चीजें हमने खत्म कर दिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, हर्षवर्धन और इसके बाद राजपूत काल हो गया है ना। और इसमें आपका बहुत ऐसे आपके टॉपिक हमने यहाँ पर किया है ताकि एक ही वीडियो में आपको ढेर सारी क्वेश्चन मिले और कई चीजें आपकी कवर हो जाएं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लेलिस्ट में जो हमने और भी क्लासेस दिया है उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर आप हमारे ऐप से जुड़ते हैं तो ऐप में 99 रुपए का कोर्स भी हमने यहाँ पर कर दिया है जो कि आपके पेड एग्जाम के लिए है। उसमें आपको हर सब्जेक्ट की ई बुक आपको मिलेंगी, यानी पीडीएफ फॉर्मेट में उन्हीं में आपको होंगे। टेस्ट सीरीज भी आपकी है, साथ में यहाँ पर देखा जाए क्लास नोट्स भी आपकी है ना। तो आप लोगों के लिए व्यवस्था हमने सिर्फ 99 रुपए में किया है और बेहतरीन नोट्स आपके हैं। डेमो पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। डेमो पीडीएफ के माध्यम से आप देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो आराम से ले लीजिएगा, है ना। सिर्फ 99 रुपए का कोर्स आपका अवेलेबल आपका है हमारे ऐप देव जी के ट्रिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, नमस्ते सभी को, जय हिंद, वेलकम है, स्वागत, अभिनंदन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चलिए 1 का ऑप्शन देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर में ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका ऑप्शन ए नंबर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज किसके दरबार में था? 2 का ऑप्शन देना है और थोड़ा फास्ट तरीके से आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा। यहां पर जो लोग दे रहे हैं आपका ए नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य, उसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि चाणक्य को किस निम्नलिखित में से जाना जाता था? तो भाई चाणक्य को हम लोग जानते थे आपके यहां पर क्या, विष्णुगुप्त के नाम से। क्या? विष्णुगुप्त के नाम से। तो ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? भारत नहीं आया है 4 नंबर में। तो देखिए भारत नहीं आया था, आप बताइए। मेगास्थनीज आया था, यहां पर वास्को डी गामा भी आया था, फायान आया था, क्या कोलंबस आया था? क्या कोलंबस तो अमेरिका वगैरह की खोज किया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी नंबर इसका बनेगा। अगला आपसे दिया गया है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? कलिंग आपके उड़ीसा को कहा जाता था और वहां पर एक राजा था आपका खारवेल। तो दोस्तों याद रखिए कलिंग का महान शासक था कौन? खारवेल, इसका ऑप्शन सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो दोस्तों यहां पर मौर्यकालीन इतिहास इंडिका से पता चलता है। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है कि अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? चलिए यहां पर देना है 7 नंबर कि अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता किया था वो किसने किया था 7 नंबर में? तो ऑप्शन देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, चाणक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाणक्य, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? अब देखिए 8 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर देखिए जो आपका चंद्रगुप्त था ये अपने अंतिम जीवन में जैन धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला दिया गया है अर्थशास्त्र लिखा था, तो अर्थशास्त्र को जो लिखा किसने लिखा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहां पर कौटिल्य ने लिखा था, जिसका ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी अर्थात अशोक के बाद जो गद्दी पर बैठा इनमें से कौन बैठा था? तो दोस्तों अशोक के बाद कौन बैठा था? यहां पर 10 नंबर का ऑप्शन देना है। चलिए भाई यहां पर जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए यहां पर जो आपका आंसर इनमें से क्या होगा? भाई सभी लोग जवाब दीजिए, अभी जवाब सही नहीं आ रहा है आपका। यहां पर जो आपका आंसर है इनमें से क्या बनेगा? आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? अशोक का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था? कुणाल था दोस्तों। यहां पर जो आपका आंसर है आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुणाल। यहां पर अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हो जाएगा। क्लियर है? कुणाल है, कुणाल था भैया, कुणाल था, बिंदुसार नहीं है भाई, ठीक है। अभी मिलेगा इसका क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? 11 नंबर में कौन सा सही है 11 नंबर में? तो देखिए यहां पर आपका अश्वघोष विक्रमादित्य दिया गया है, ठीक है, अश्वघोष विक्रमादित्य दिया गया है। बाण भट्ट दिया गया हर्षवर्धन वाला, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि यहां पर जो बाण भट्ट था वो आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में था। ऑप्शन आपका बी वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 12 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अशोक के अभिलेख को जो पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप या जेम प्रिंसक, क्या बनेगा? देखिए आपका 12 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ए जेम्स प्रिंसिप, इसका ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा।
अगर आपसे कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा जो थी उस समय क्या चलती थी। यहाँ पर 13 नंबर का ऑप्शन देना है और 13 का ऑप्शन क्या बनेगा, दिनार नहीं है भाई, यहाँ पर पण चलता था। क्या पण चलता था। ये आपके जो दिनार वगैरह है वो आपको अभी मिलेगा आपको अगले अभी रास्ते में। यहाँ पर पण जो आपका आंसर ए नंबर बनेगा। अगला दिया गया है कि उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का जो विस्तार था ये कहां तक था। देखिए 14 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर हिंदुकुश पर्वतमाला तक। कहां पर है, हिंदुकुश पर्वतमाला तक विस्तार था। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे। चलिए बताइए, कह रहे हैं मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर जो आंसर इनमें से क्या होगा 15 नंबर में, तो आप कहेंगे मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिएगा जो लोग बाद में जुड़ते हैं या ऑफलाइन देखते हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी 16 नंबर का ऑप्शन दिया गया है क्या, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र, जिसको ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो आपकी क्या है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वो आपकी क्या थी। यहाँ पर देवनागरी, ब्राह्मी या गुरुमुखी, तो देखिए नोट कर लीजिएगा 17 नंबर में ऑप्शन बी जो ब्राह्मी लिपि है या अशोक की शिलालेखों की लिपि रही है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि यूनानी दूत कौन डायमेकस किसके दरबार में आया था। बताइएगा कि जो डायमेकस आया था किसके दरबार में आया था। यहाँ पर 18 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये बिंदुसार के समय आया था, बिंदुसार, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। 19 नंबर में याद रखिए उपगुप्त, एक आपके बौद्ध भिक्षु थे, आपके उपगुप्त तो इससे प्रभावित हुए और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। बताइएगा कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 20 का ऑप्शन आपका बनेगा बी, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है। याद रखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये आपके मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है तुलना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया 21 नंबर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला आपसे देखो दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, आपको सुमेलित करना है और 22 में जो आपका आंसर बनेगा क्या हो जाएगा। तो देखो समाहर्ता जो अधिकारी है और मौर्य राजवंश में जो कार्य करता था वो करता क्या था। यहाँ पर पूरे जो आपके ऑप्शन है इनमें से वो आपके क्या हो जाएंगे, तो देखिए समाहर्ता ये आपका संग्राहक था। ठीक है, यहाँ पर 2 बनेगा। सन्निधाता जो था वो कोषाध्यक्ष या भंडाराध्यक्ष कहलाता था, 1 हो जाएगा। नागरिक जो आपका है ये आपका नगर मजिस्ट्रेट होता था, 3 हो जाएगा। और अक्षर पाटलिक ये आपका केंद्रीय लेखाधिकारी अर्थात 4 हो जाएगा। पहला वाला ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। बताइएगा श्रीनगर की जो स्थापना है वो किस मौर्य शासक ने किया था। यहाँ पर 23 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए अशोक ने किया था। अच्छा भैया अशोक बिल्कुल सही ऑप्शन आया है, आप बिल्कुल 100% सही हैं, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है प्रांत और राजधानी। देखिए 24 नंबर में आपसे पूछा है, प्रांत पूछा है और आपकी राजधानी पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है उत्तरापद की तक्षशिला, दक्षिणापद की सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी और प्राची की है पाटलिपुत्र। मतलब जो आपका आंसर दिया गया है वो पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल क्रम से आपके हैं। आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए 25 को ऑप्शन देना है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए 25 नंबर में ऑप्शन जो आपका बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए 25 का ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र में। किसमें, अर्थशास्त्र में मिलता है आर्य शब्द। जो आपका है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द हुआ है, तो आपके अर्थशास्त्र में। अगला देखो दिया गया है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था। स्वर्णगिरी भेजा, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली। देखिए 26 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, आपके तक्षशिला भेजा था, ऑप्शन बी जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था। 2022 पेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था।
यहाँ पर देखिए 27 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिए मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है, याद रखिए, जिन लोगों ने दिया होगा पेपर उनको याद होगा। ठीक है, अगला बताइएगा, कह रहा है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो दोस्तों ये 28 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, ये 15 भागों में ये आपकी विभाजित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। 29 नंबर में आपको कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है ना, ऐसे आपको यहाँ पर दिया गया है। तो हम इसको आपको क्या करते हैं, इसे हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, तब आप इसे आप सही कर पाएंगे 29 नंबर में। देखो यहाँ पर जो आपका शिलालेख आपका जो सेकंड है, शिलालेख सेकंड है, ये पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण हेतु कुछ उपाय किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो शिलालेख आपका 4 है, ये क्या था, तो आपके धर्म महामंत्र संस्था की व्याख्या करता है। यहाँ पर जो शिलालेख आपका कौन सा था, 8वां, ये धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है। और जो शिलालेख आपका यहाँ पर जो 11 है, ये 9 है, ये रूढ़वादी अनुष्ठानों की करता है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 4 3 1 2 हो जाएगा, 4 3 2 1 बनेगा। यहां पर अगला दिया गया है उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। देखिए कह रहा है उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख है। तो दोस्तों ये आपके कालसी में है, उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है, क्या, कालसी पड़ता है, कालसी। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका बी होगा। अगला है सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। देखिए 31 नंबर में अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त या खरगोन। तो नोट करिएगा, सांची का जो स्तूप बनवाया था वो आपके ऑप्शन ए अशोक ने बनवाया था, जिसको ऑप्शन आ रहा है नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। चलिए बताइएगा कि मौर्य वंश का अंतिम राजा इनमें से कौन था 32 नंबर में। देखिए 32 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बृहद्रथ। कौन था, बृहद्रथ था। नोट करिएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो देखिए कलिंग युद्ध की जो विजय है इसका वर्णन आपके मिलता है किसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा शिलालेख जो आपका 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, इसी में मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, 34 को ऑप्शन देना है। चलिए 261 में, भाई 261 में तो भैया वो युद्ध दूसरा था ना, वो युद्ध दूसरा था, यहाँ सेल्यूकस की बात हो रही है भाई। यहां पर देखिए 34 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर बी हो जाएगा, 305 ईस्वी पूर्व में हराया था, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा, अशोक किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 35 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 35 नंबर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 नंबर में। तो दोस्तों 35 नंबर जो आपका है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलती हो जाती है। यहाँ पर देखो चाणक्य कोई ना कोई लगाएगा जरूर। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य है वो चाणक्य के सहयोग से बैठा था, ठीक है, लेकिन कह रहा है अशोक किसके सहयोग से, तो अशोक जो बैठा था वो आपके राधगुप्त के माध्यम से, राधगुप्त के सहयोग से ये आपकी गद्दी पर बैठा था। इसको नोट करिएगा, 100% सभी की गलती रही है, तो इसको नोट करिएगा कि जो अशोक था वो आपके राधगुप्त के सहयोग से गद्दी पर बैठा था, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो चाणक्य के सहयोग से। क्वेश्चन ही ऐसा आपका कुछ बनाया गया है कि सब गलती करेंगे। अगला आपसे कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहां पर बिताए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन को जो बिताया था वो बिताया था अंतिम समय आपके श्रवणबेलगोला में, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पाटलिपुत्र जो बसा है वो किन नदियों के संगम पर है। चलिए पाटलिपुत्र जो है वो किन दो नदियों के बीच स्थित था। यहाँ पर देखिए तो गंगा और सोन नदी है ना, गंगा और सोन नदी, इसका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है ईस्वी पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था। कब, ईस्वी पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की जो कला है इसकी जो खोज किया था वो किसने किया था। याद रखिए चीनियों ने किया था, सबसे पहले चीनी लोगों ने ही खोज कर डाली थी। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर। अगला है अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पर अशोक का शिलालेख था जिसमें पांड्य, यहाँ पर आपके चोल और केरल पुत्र इनको किया था, लेकिन कुषाण को नहीं किया है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था। बिंदुसार जो था वो किस संप्रदाय से था, तो आपको मालूम होगा जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय से था, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय से जुड़ा था।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। तो ये बताइए जो चाणक्य था ये किस विद्या केंद्र में था, यहाँ पर 41 नंबर में। तो जवाब क्या हो जाएगा आपके तक्षशिला से था, तक्षशिला बताना है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। तो भाई ये बताइए मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया। मौर्य वंश के बाद ये जो वंश है आपका शुंग वंश ये आया था, तो इसको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया था, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, बिंदुसार इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। यहाँ पर देखिए कह रहा है अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो 44 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, करुआकी। कौन करुआकी, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है वो राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। यहाँ पर बताना है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो शिलालेख बहुत ज्यादा बनवाए वो आपके अशोक ने बनवाया था, ऑप्शन सी जिसका राइट आपका आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्यायालय अस्तित्व में थे। यहाँ पर देखो मौर्यकालीन जो व्यवस्था थी उसमें न्यायालय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में क्या थे, तो न्यायालय में आपके क्या क्या थे। यहाँ पर आपका जो दिया गया है धर्मस्थलीय, ठीक है, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। यहाँ पर जो आपका आंसर है 46 नंबर में वो आपका डी हो जाएगा राइट। अगर आपसे कह रहा है कि बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था। बताइएगा कि बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था। यहाँ पर 47 नंबर में। वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं या ऑफलाइन देखते हैं। तो भाई ऑफलाइन वाले बच्चे तो लाइक करते हैं, हमें मालूम है, ऑफलाइन वाले सभी बच्चे लाइक करते हैं, लेकिन लाइव वाले बच्चे जो अपना डाउट वगैरह क्लियर करते हैं उनको हमसे शायद दुश्मनी रहती है, वही लोग लाइक शेयर कम करते हैं, है ना, वो लोग नहीं करते। लेकिन ऑफलाइन वाले बेचारे बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट करते हैं कि सर ये समस्या है। यहाँ पर देखिए बोध गया में महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया, 47 नंबर में। तो ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा, अशोक ने बनवाया था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। यहाँ पर दिया है अशोक का, देखो सबकी बातें नहीं कर रहे हैं, सब बच्चे की बात नहीं कह रहे हैं, बहुत बच्चे सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत बच्चे कहते हैं अरे लाइक शेयर से क्या होगा, है ना, लाइक करने से क्या होगा, आपका तो कुछ नहीं होगा लेकिन हम तो मोटिवेट जरूर होंगे ना। आप लोगों को लगता है कि सर पैसा कमा लेते होंगे हम लाइक करते हैं ना, तो गूगल वगैरह चेक कर लेना कि क्या लाइक से पैसा मिलते हैं क्या। लाइक वगैरह से पैसा नहीं मिलता है, लाइक से किसी टीचर को सपोर्ट मिलता है, उसको वीडियो की क्वालिटी पता चलता है, हाँ इस वीडियो में कितना अच्छा पढ़ाया गया है। देखिए अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था, 48 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए शांति और अहिंसा, यहाँ पर बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता होता है, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर गुप्त वंश से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए दिया गया फायान और ह्वेनसांग ने राज्यों को देखा था। तो ये बताइए फायान और ह्वेनसांग, तो ये है आपको मालूम है कि जो भैया फायान आया था ये किसके समय और ह्वेनसांग आया था ये किसके समय आया था, यहाँ पर बताइए। यहाँ पर 1 नंबर में जल्दी से कमेंट करिए, सोच समझ के जवाब देना है। चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, हम आपको समय दे रहे हैं, नहीं 100% गलती कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए फायान जो आया था वो आया था किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं आया था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि आपके चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था, अर्थात विक्रमादित्य उसी की उपाधि थी, और ये हर्षवर्धन। तो ऑप्शन जिसका है डी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो गलती हो रही है तो वो तभी सही होगा जब आप क्लासे लेंगे, लेकिन आप सोचिए बड़े हिस्ट्री तो पढ़ लेंगे 1 दिन में 2 दिन में पढ़ लेंगे, 1-2 दिन में नहीं होता है। जब 1 नंबर से जिसका सिलेक्शन रुकता है ना उससे पूछना रिजल्ट के दिन उसको कैसा लगता है, रात को नींद नहीं आती है अगर आधा नंबर 1 नंबर से उसका सिलेक्शन है या उसको चयन नहीं किया गया है। ठीक है, तो पहले से ही आधा और 1 नंबर की तैयारी करिए, आधा आधा नंबर मिलाकर ही पूरा नंबर बनता है। ठीक है,
धन्वंतरी कौन थे? यहां पर देखो धन्वंतरी कौन थे, तो आप कहेंगे सर धन्वंतरी जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या चिकित्सक थे? तो इसका ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी वो किसके समय हुई थी? बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई वो किसके समय में? तो याद रखिए गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई थी बाल विवाह की प्रथा, पूछा गया था। क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? यहां पर देखिए क्वेश्चन आपका आ गया है ना, विक्रमादित्य की जो उपाधि दी गई वो किसको दी गई थी? यहां पर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका चंद्रगुप्त जो सेकंड आपका है यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त शासक ने शांति प्रिय और वैदिक सिख संबंध स्थापित किए। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था? तो ये स्थापित किए थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड ने। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस चीनी विदेशी यात्री ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा किया था? किस चीनी विदेशी यात्री ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा किया था? यहाँ पर देखो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय, मेगास्थनीज आया था मौर्य के समय, यहाँ पर फायान दिया गया है और फायान आपकी कब आया? गुप्त के समय। निकटिन आया था 1400 ईस्वी के समय, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन क्या होगा? ये फायान, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फायान हो जाएगा। अगर आपसे कह रहा है कि कालिदास द्वारा रचित वाल्मीकाग्निमित्र नाटक का नायक पूछा गया है कि वाल्मीकाग्निमित्र नाटक का जो नायक था इनमें से कौन था? तो 7 का ऑप्शन सी अग्निमित्र था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अग्निमित्र बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? जो समुद्रगुप्त थे उसकी जो सैनिक उपलब्धि थी इसका वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध आपका है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रयाग में। क्या पर? प्रयाग आपके अभिलेख में। यहाँ पर आंसर जो आपका है डी हो जाएगा। अगला है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? तो देखो यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का भी पतन हुआ, यहाँ पर किसके परिणाम स्वरूप? तो आप कहेंगे इस समय दोस्तों हूणों का आक्रमण हुआ करता था, तो हूणों के आक्रमण की वजह से ये जो गुप्त साम्राज्य था ये धीरे धीरे अपने पतन की ओर चलने लगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि 50% लोग तो सही करेंगे लेकिन 50% क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को ऑप्शन देना है, यहां पर आंसर क्या बनेगा? कह रहा है अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो भैया आपके पास ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से। 10 नंबर के देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, यहां पर आपका सी नंबर है। तो देखिए यहां पर अजंता में कलाकृतियां पूछा है ना, मतलब ये अगर पूछा कि किसके चित्र बने हैं तो भैया चित्र में बने हैं आपके भगवान बुद्ध के बने हैं, लेकिन कह रहा है संबंधित है आपके कौन से काल से? ये कह रहा है तो ये गुप्त काल से संबंधित है। नोट करिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये जो अजंता की कलाकृतियां हैं जो बनाई गई हैं ये गुप्त काल से संबंधित हैं। लेकिन अजंता में बनी क्या है? तो बौद्ध से संबंधित मूर्तियां बनी हैं। जब यहां पर पूछा जाए कौन सा धर्म, क्या कौन सा धर्म से संबंधित है, तो आप बुद्ध धर्म बताएंगे, लेकिन जब ये पूछे संबंधित है काल तो काल है गुप्त काल। याद रखिएगा ये क्वेश्चन लोगों से गलती हो जाती है। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, यहां पर बताइए आप कहेंगे कि सर जो तक्षशिला था ये पाकिस्तान में स्थित था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वंश क्रम को सजाना है, अर्थात कौन सा पहले आया कौन से बाद में आया? तो देखिए सबसे पहले मौर्य आया, फिर शुंग आया, फिर कुषाण आया, फिर गुप्त आया, मतलब पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो जब हूणों का आक्रमण हुआ तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका गुप्त साम्राज्य है ये बहुत विचलित हुआ, धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य आपका पतन की ओर चला गया। अगला है कि कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? देखिए 14 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने, क्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौह स्तंभ बनवाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहते थे? अच्छा क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए जो सिक्के थे चांदी के, ये इनको कहते क्या थे? यहाँ पर देखिए 15 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका डी, रुपया कहलाते थे, रुपया। लेकिन वहीं पर अगर पूछे सोने के सिक्के तो सोने के सिक्के जो आपके थे वो आपके दिनार कहलाते थे। याद रहेगा
चांदी पूछे रुपया का और सोना पूछे तो आपको दीनार कहना है। अगला है भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कौन सा है? तो भारतीय संस्कृत का जो स्वर्ण युग है 16 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त काल हो जाएगा, बी नंबर गुप्त काल बन जाएगा। अगला दिया गया है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? ये जो गुप्त संवत है तो वही तीसरे शताब्दी के लगभग था। तो यहाँ पर देखिए 319 ईस्वी में ये आपका शुरू हुआ था। 319 ईस्वी में आपका गुप्त संवत। 57 ईस्वी पूर्व नहीं है, झोंके चले जा रहे हो अपने मन से ना। 78 है या शक संवत, ये सब कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर गुप्त संवत पूछा है ना, और गुप्त समय कहाँ है ये तो सोचो, गुप्त का समय क्या है? आंखी मूंद कर आंसर मारने से कुछ नहीं होता है। ध्यान देना कि गुप्त पूछ रहा है। एग्जाम के समय, पेपर के समय यही चीज देखा जाता है कि आपका दिमाग भगता कहां पर है। आप ये देखिए क्वेश्चन में गुप्त है तो गुप्त का समय क्या है, ठीक है ना। ये जो आपको आता है ना कि 57 आ रहा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, आपके दिमाग में क्या होता है? आपको लगता है ये कहीं ना कहीं पढ़ा है 57, लाओ मार देते हैं तुक्का। ऐसे नहीं तुक्का मारते हैं, थोड़ा तुक्का मारने का तरीका भी समझिए। कह रहे मेहरौली का जो लौह स्तंभ है 21 शासक से संबंधित है। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है 21 शासक से है, तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है आर्यभट्ट भारत के जो प्रसिद्ध थे क्या थे? अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर, यहाँ पर 19 नंबर में गलतियां करोगे आप लोग। चलिए बताइए, आर्यभट्ट जो थे भारत के क्या थे? तो यहाँ पर 19 का जो ऑप्शन है यहाँ पर गणितज्ञ थे। क्या गणितज्ञ थे? ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास किसके राज कवि थे? यहाँ पर 20 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? यहाँ पर 21 नंबर में। तो 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिच्छवी दौहित्र कहते थे आपके समुद्रगुप्त को। नोट करिएगा 21 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगला है फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? 22 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है, आपके चंद्रगुप्त सेकंड, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, और 23 नंबर है बहुत ही लाजवाब आंसर आपका है। देखिए यहाँ पर जो आपका 23 नंबर आपका है, 23 नंबर में चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 23 नंबर में देखिए विशाख दत्त जो आपके थे वो आपका नाटक है ना, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। और वराह मिहिर जो थे ये खगोल विज्ञान थे, 3 हो जाएगा। चरक जो थे वो आपकी चिकित्सक थे, 1 हो जाएगा। और आर्यभट्ट जो थे गणितज्ञ थे, 4 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी वाला मैच कर रहा होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन नगर में संचालित होता था? तो देखिए गुप्त काल में जो आपका उत्तर भारत में व्यापार होता था भड़ौच में होता था, भड़ौच। और ये भड़ौच होता है आपके कहाँ? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? 25 नंबर में। देखिए 25 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो सी नंबर आपका है श्रीगुप्त, याद रखिए आपके गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है एरन अभिलेख का जो संबंध है वो किस शासक से है? एरन अभिलेख का जो संबंध है वो आपके किस शासक से है? 26 नंबर में। चलिए 26 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एरन अभिलेख में भानुगुप्त का जिक्र है, अर्थात जो संबंध है एरन अभिलेख का वो आपके भानुगुप्त से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका फायान कहाँ का निवासी था? फायान जो आपका है कहाँ का निवासी था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपका जो आंसर होगा वो आपका चीन का था। कहाँ का? चीन का था। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? इन्होंने जो अपना परामर्श दिया था वो आपके चंद्रगुप्त, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो भारत में आक्रमण करने से रोका था दोस्तों हुणों को, और ये गुप्त वाला जो शासक है ये आपका स्कंदगुप्त था। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये हुणों को रोका था समुद्र जो आपका स्कंदगुप्त है। अगला है कि अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर भारत का नेपोलियन जो कहते हैं वो आपके समुद्रगुप्त को कहते थे। तो ऑप्शन डी जिसका है राइट हो जाएगा। अगला है कि गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक चलाए गए थे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक चलाए गए थे? यहाँ पर 31 नंबर में। तो याद रखिए सोने के सिक्के सबसे ज्यादा
चलाए गए थे। यहाँ पर चांदी मत लगाइए, यहाँ लगाना है सोने के सिक्के सर्वाधिक चलाए गए थे इनके समय में। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में चलाए थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा जो थी वो आपकी क्या थी? दरबारी भाषा क्या थी? तो आपकी संस्कृत भाषा थी। याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर 32 में डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर 33 नंबर देना है और 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 33 का ऑप्शन सी विक्रमादित्य क्या हो जाएगा? याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अब यहाँ पर दिया है शून्य की खोज किसने किया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है शून्य की जो खोज किया था वो किसने किया था, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 34 चैलेंज क्वेश्चन, आप सभी के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि शून्य की जो खोज किया वो किसने किया था। चलिए यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए शून्य की खोज दोस्तों यहां पर 34 नंबर में ऑप्शन जो आपका आ रहा है कौन सा भैया? बी नंबर नहीं, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा यहां पर जो शून्य की खोज किया था वो आपके ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। ब्रह्मगुप्त ने किया है। नोट करिएगा कि शून्य की जो खोज किया है वो आपके ब्रह्मगुप्त ने किया था। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि पंचतंत्र की कथाओं का जो संकलन मिलता है वो किसने दिया था? पंचतंत्र की कथा का जो संकलन है यहाँ पर जवाब देना है। तो पंचतंत्र की कथाओं का जो संकलन है वो आपकी विष्णु शर्मा, क्या विष्णु शर्मा ने किया? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है मेघदूत का लेखक इनमें से कौन है? मेघदूत का लेखक इनमें से कौन है? यहाँ पर 36 नंबर में। तो 36 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर मेघदूत के लेखक हैं आपके कवि कालिदास, जिसको ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो बनवाया वो किसने बनवाया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके हरिसेन थे, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिसेन ने बनवाया, ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? देखिए 38 नंबर में, और 38 का जो ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों हुणों का आक्रमण था, प्रशासन का सामंती ढांचा था, उत्तरवर्ती बौद्धों का जो धर्म स्वीकार कर लिए थे, अरब आक्रमण इसमें से नहीं था, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि नालंदा महाविहार का संस्थापक इनमें से कौन था? नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन था? नालंदा का जो संस्थापक था कौन था? ये कुमारगुप्त प्रथम थे, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण वर्णित है? यहाँ पर बताना है, कह रहा है किसमें विधवा दहन, विधवाओं को जला देते थे, ये उदाहरण जो मिलता है वो किसमें मिलता है? तो ऑप्शन सी आपका भानुगुप्त का जो एरण स्तंभ है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हूण राजा तोरमाल किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? यहाँ पर 41 नंबर देना है और 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर यशोवर्मन, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट है। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का जो लेखक था इनमें से कौन था? तो कहेंगे सर कादम्बरी का जो लेखक था वो बाणभट्ट था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि हर्ष का राजकवि कौन था? हर्षवर्धन का जो राजकवि था इनमें से कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाणभट्ट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? देखो हमने तो यहाँ हा से हा होता है हर्षवर्धन और हा से होता है वेन स्वांग होता है, तो याद रखिए इसको ऑप्शन लगाएंगे डी नंबर है, यहाँ पर हुएसान लगाना है। यहाँ पर जो फायान आया था ये चंद्रगुप्त के समय आया था, याद रखिए, तो इसको ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला दिया गया है कि वेन स्वांग ने 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, यह किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन का मतलब वही है, बस क्वेश्चन को घुमाया फिरा गया है, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला दिया गया है बाणभट्ट की रचना है, तो दोस्तों बाणभट्ट ने जो रचनाएं किया है इनमें से जो आपका हर्षचरित, यहाँ पर पार्वती परिणय और कादम्बरी। दोस्तों यहाँ पर ये एक गलती मत करिएगा कि हर्ष लगा है तो आप लोग सोचो कि हर्षवर्धन ने किया है, नहीं, ये गलती मत करिएगा कि हर्ष में हर्षवर्धन मत लगाइएगा, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किया है, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया है,
कह रहा है हर्षवर्धन की रचना है, तो आप कहेंगे सर हर्षवर्धन ने 3 रचनाएं लिखा है, 3 रचनाएं की है। इन 3 रचनाओं में कौन है? आपके रत्नावली है, नागानंद है, प्रियदर्शिका है। मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है, तीनों इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने पराजित किया था। देखिए यहां पर 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पुलकेशन द्वितीय, क्या ऑप्शन बी जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया, तो यहां पर आप कहेंगे कब, तो आप कहेंगे 629 ईस्वी में, ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष कहां धर्म सम्मेलन का आयोजन करता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। तो दोस्तों यहां पर आपने बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां पढ़ी थी। अगर पूछे 5वीं बौद्ध संगीति कौन थी, तो ये 5वीं बौद्ध संगीति थी जो कि हर्षवर्धन ने प्रयागराज में, कहां पर, प्रयागराज में किया था। इसको ऑप्शन बनेगा यहां पर नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। अगर क्वेश्चन पूछे कि इतिहास में शिलादित्य किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर बाणभट्ट को कहा जाता है। और ये जो कहा था वो आपके व्हेन सांग ने कहा था, ऑप्शन जिसका बी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा, संभावित है पूछा जा सकता है। यहां पर देखिए अगला जो आपका होगा टॉपिक जो आपके सिलेबस में है राजपूत काल, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष है। यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है। अब क्वेश्चन देखो थोड़ा घुमाया गया है, लेकिन ध्यान से बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, अजंता हो जाएगा या एलोरा। क्वेश्चन कह रहा है जो कैलाश का मंदिर है ना, ये आपके अजंता में है या एलोरा में है, यहां पर आंसर आप बताइए। तो दोस्तों यहां पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आपके दोस्तों एलोरा जो आपकी गुफा है, क्यों, क्योंकि एलोरा गुफा में ही ये कैलाश मंदिर है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका डी हो जाएगा। एलोरा गुफा में ही आपका पत्थर को काट कर कैलाश मंदिर बनाया गया है। तो याद रखिए इसको ऑप्शन डी लगाना है, क्या डी लगाना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किन शासकों के राज्यकाल में एलोरा की गुहा या गुफा चित्रकला विकसित हुई थी। यहां पर 2 का जो ऑप्शन है यहां पर राइट, इनमें से क्या बनेगा। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए। चलिए यहां पर आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपके एलोरा की गुफा है ये किसके समय, तो आपके राष्ट्रकूटों के समय। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। बहुत ही आईएमपी है, जिनको अच्छे नंबर लाना है वो पढ़ें, जिनको नहीं लाना है टाइम पास करना है वो ना पढ़ें। हम तो ये कहते हैं जरूरी नहीं आप पढ़िए, क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप ऐसी क्लास को मिस नहीं करेंगे जिस क्लास में सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाता है और उतना ही पढ़ाया जाएगा जो पेपर में आएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। देखिए 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, एलोरा में ये राष्ट्रकूट शासक थे कौन, यहां पर कृष्ण प्रथम। याद रखिए राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन सी जिसका है राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि एलोरा में गुफाएं और सैकलर मंदिर हैं। मतलब यहां पर जो आपके एलोरा में गुफा है, यहां पर जो शैलकृत मंदिर है उसमें हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं और आपके जैन भी हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था। यहां पर 5 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक पूछ लिया है कि राष्ट्रकूट का जो प्रवर्तक था वो कौन था। चलिए यहां पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, दंत दुर्ग होता है। मतलब राष्ट्रकूट साम्राज्य के जो संस्थापक थे, है ना, जिन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो मान्यखेत में किए थे, तो आपकी किसमें, आप कह सकते हैं दंत दुर्ग। अब यहां पर ऑप्शन में दंत दुर्ग तो आपका है नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, इंद्रप्रस्थ लगा दीजिएगा, ठीक है। वैसे आपको जरूर मिलेगा, दंती दुर्ग नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी वो आपकी क्या थी। तो देखो अभी हमने बताया कि यहां पर जो आपके मान्यखेत क्या थी, मान्यखेत थी। इसको ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। या आधुनिक समय में जो सोलापुर नाम सुने होंगे, आधुनिक समय में सोलापुर जो आपका है वो आपकी इनकी राजधानी थी। आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी। तो यहां पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, यहां पर कवि राजमार्ग, क्या कवि राजमार्ग, इसका जो ऑप्शन है 7 नंबर में वो आपका डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा आपसे बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार थे, किस युग से संबंधित थे। ये जो आपके कलाकार है आपके बीतपाल और आपके धीमन,
ये आपके संबंधित है किस समय से, तो आपके पाल युग से संबंधित है। किस युग से, तो आपके पाल युग से हैं। ऑप्शन जो बनेगा 8 नंबर में वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी। तो दोस्तों भोपाल शहर की स्थापना राजा भोज ने किया था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, राजा भोज हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है खजुराहो मंदिरों का निर्माण जो करवाया किसने करवाया था। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था। देखिए 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए चंदेल राजपूतों ने, किसने, चंदेल राजपूतों ने करवाया। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा मिहिर भोज राजपूतों के लिए किस कुल से संबंधित है। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है। तो दोस्तों यहां पर 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रतिहार से। क्या हो जाएगा, प्रतिहार से हैं। ये एकल क्षत्रिय राजा थे, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आद्य मध्ययुगीन भारत के जो राजा थे, राजवंश थे, उनकी राजधानियां, यहां से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। तो देखो यहां पर 12 नंबर में जो आपका है, देखिए 12 नंबर में तो कह रहा प्रतिहार जो थे, प्रतिहार इनकी जो आपकी राजधानी ये आपके कन्नौज थी, ठीक है। चंदेल की थी आपकी खजुराहो, परमाल की थी आपकी धार, और चालुक्य की थी अहिन्यवाल। मतलब यहां पर जो दिया गया है राजधानी बिल्कुल आपके सही है, तो इसका आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, धर्मपाल। क्या हो जाएगा, धर्मपाल ने की थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर जो भी हमने वीडियो दिया है आपके टॉपिक वाइज, हर एक वीडियो से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि 4 शिफ्टों में जब पेपर होता है तो हर शिफ्ट में हर एक वीडियो से 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाले हैं। तो जो हमने वीडियो बनाया है उनको आप लोग जरूर दीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा इन प्रश्नों को, ठीक है ना। नहीं तो बड़ी बड़ी क्लासें देखते रहोगे, मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन इन छोटी छोटी क्लासों में आपको हर चीज मिलने वाली है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यहां पर 14 नंबर में। तो देखो यहां पर एलोरा में क्या शक से संबंधित है, नहीं है। क्या राष्ट्रकूट महाबली से है, नहीं है। मीनाक्षी क्या पल्लो से, नहीं। खजुराहो चंदेलों से है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है कोणार्क का जो मंदिर है इसमें कौन से देवता है, अर्थात कोणार्क का जो मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है। यहां पर 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भगवान सूर्य को समर्पित है कोणार्क का जो मंदिर है उड़ीसा में, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल का प्राचीनतम नाम था। 16 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों बंगाल का प्राचीनतम नाम क्या था। यहां पर जवाब देना है और देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग गलती करने वाले हैं। यहां पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो सब लोग आंखें मूंद कर आंसर लगा देंगे। क्या देखो लगाने वाले हैं अभी, इसका आंसर क्या, ए नंबर लगा दिए, है ना। यहां पर कामरूप जो नाम था वो असम का था। देखो याद रखिए, हमने बताया है ना कि आपको जो रटा होता है आप वही आंसर मारते हैं। याद रखिए कि बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। क्या, गौड़ था। इसका जो ऑप्शन देना है वो सी देना है। काफी बच्चों ने सही किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी है। अगला है कि बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। चलिए यहां पर जवाब देना है, कह रहा है बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। 17 का ऑप्शन दोस्तों यहां पर याद रखिए बी नंबर गोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोपाल इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है। भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है। तो दोस्तों 18 नंबर में आप कहेंगे सरस्वती की है। किसकी है, तो आपके सरस्वती की है। यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हृदय गर्भ धार्मिक कार्य करवाया था। निम्नलिखित में से किसने हृदय गर्भ धार्मिक कार्य कराया था। 19 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, दंती दुर्ग ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है उदंतपुरी महाविहार बनवाया था। उदंतपुरी महाविहार जो बनवाया वो बनवाया था आपके गोपाल ने। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है क्या कि मिहिर भोज के समय सुलेमान ने यात्रा किया था, तो महिपाल के समय में कौन आया था। तो दोस्तों मिहिर भोज के समय सुलेमान था और महिपाल के समय कौन था। यहां पर महिपाल के समय याद रखिएगा अल मसूदी नाम सुना होगा आपने, अल मसूदी आया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया सुमेलित है। यहां पर देखिए कविराज मार्ग, यहां पर अमोघ वर्ष, जीनसेन आदि पुराण, अमोघ वृत्ति आपके सत्याना। मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी सही हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग रहे होंगे, है ना।
तो परेशान मत होइए, आपके सिलेबस में है तो इतना तो आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। किसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? कहा जाता है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। और ये आपकी किसके द्वारा? तो आपके चंद बरदाई के अनुसार कहा गया है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो आपकी किससे? तो आपकी अग्निकुंड माना गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है विविध। हमने बताया था कि आज का जो वीडियो है वो आपकी निचोड़ के रूप में होगा, जो आपने अभी तक पढ़ा है उन सब का निचोड़ इसमें मिलेगा और अभी आपको कुछ थ्योरी भी मिलने वाली है। तो देखिए यहां पर दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। यहां पर देखो दिया गया है, क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट में सूची सेकंड। यहां पर दिया गया है कि कार्ले गुफा मंदिर कहां पर है। तो इसको अगर हम छोटा कर लें तो थोड़ा आपको दिखेगा कम, लेकिन आपको आंसर समझ में आएगा। देखिए कार्ले गुफा मंदिर जो आपके हैं ये हीनयान से संबंधित, हीनयान से यहां पर 3 हो जाएगा। खंडगिरी के जो पत्थर काटकर बनाए गए जो भवन है वो आपके जैन से संबंधित हैं। और बाघ गुफा ये महायान से संबंधित है। और बादामी की गुफा ये आपके शैव से है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। थोड़ा कष्ट उठाने के लिए माफी चाहेंगे। अब इसका आंसर आप लोग यहां पर ले सकते हैं, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हालेबीड में निम्नलिखित में द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। हालेबीड में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था? 2 को ऑप्शन देना है। तो ये आपके होयसल के द्वारा, क्या होयसल के द्वारा, इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया कोणार्क मंदिर स्थित है। फटाफट जवाब दीजिएगा। जो आंसर आ रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसे तो आपको पढ़ना है, जो नहीं आ रहा है उसको नोट भी करना है, क्योंकि विविध से क्वेश्चन बन जाते हैं। कोणार्क का जो मंदिर स्थित है कहां पर है? तो आप कहेंगे सर आपके उड़ीसा में है, भगवान सूर्य को समर्पित है। ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से संबंधित है। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो, क्योंकि ये विविध से क्वेश्चन लिए गए, लगभग 25 क्वेश्चन। देखो दिया है एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से संबंधित है। तो दोस्तों राष्ट्रकूट से संबंधित है। ऑप्शन राइट करना है, या डी नंबर है आपके राष्ट्रकूटों से संबंधित आपके हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों यहां पर 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जजाति केसरी। या कभी कभी आपको ययाति मिल जाता है, क्या ययाति केसरी मिल जाता है, तो आप परेशान न होइए। जजाति और ययाति एक हैं, कहीं कहीं पर जजाति मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको ययाति मिलता है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये भुवनेश्वर में स्थानांतरित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? देखिए यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। इसका जो ऑप्शन है यहां पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? चलिए 7 का ऑप्शन देना है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर जिसका है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नागर, कामाद्राविड़ और बेसर हैं। हमने बताया था कि भारत में आपके जो मंदिर बनते हैं वो 3 रूपों में बनते हैं, है ना। 3 रूपों में, जो ऊपर होते हैं वो आपके बेसर होते हैं, जो बीच में आपके होते हैं उत्तर भारत में जो होते हैं, देखो जैसे आपका ऊपर जाएंगे मतलब जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश है, ये आपके बेसर हो गया। बीच वाले में जैसे आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत, उड़ीसा वगैरह हो गया, यहाँ पर नागर शैली होती है, ठीक है, नागर शैली। लेकिन आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो द्राविड़ शैली होती है, ठीक है ना। याद रखने के लिए बेसर कहाँ पहनते हैं? नाक में पहनते हैं। और नाक कहाँ है? ऊपर है, तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे, है ना। तो याद रखिए बेसर ऊपर है, नागर बीच में, और दक्षिण में है आपकी क्या? तो आपकी द्राविड़। तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर सी, भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है? तो अब माउंट आबू में अरावली पर्वत शिखर पर आपका है, अरावली पर्वत में है, माउंट आबू में। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जैन से संबंधित आपका है दोस्तों। यहां पर दिलवाड़ा मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिर का एक समूह है, जो कि 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान बनवाया गया था। ये जैन का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहां स्थित है? अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं और आपने पढ़ा भी है ना, निचोड़ की क्लास में। यहां पर दोस्तों दे सकते हैं कि जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वो कहां पर है? तो आप कहेंगे सर 10 का जो ऑप्शन है यहां पर सी हो जाएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, क्या कर्नाटक में श्रवणबेलगोला। हमने बताया था कि गोमतेश्वर अर्थात जो आपके जैन के पहले गुरु थे, है ना, जैन के पहले आपके गुरु थे, उन्हीं का नाम बाहुबली भी था। तो भगवान बाहुबली के नाम से होता है, इसे गोमटेश्वर भी कहा जाता है। और 12 वर्षों में इसमें से विसर्जन मेला भी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है?
दोस्तों त्रिमूर्ति के लिए एलिफेंटा जो आपकी गुफा है ये त्रिमूर्ति के लिए आपकी विख्यात है, सदाशिव मुख मूर्ति इसका नाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मंदिरों के उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। 12 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए उत्तरी कह रहा है, उत्तर भारत, क्या बोलेंगे, उत्तर भारत कहेंगे, तो उत्तर भारत में आपकी नागर शैली है। अगर हम डायरेक्ट बोल देते जम्मू कश्मीर जाइए या हिमाचल प्रदेश बिल्कुल ऊपर में, तब हम लोग यहाँ पर बेसर शैली कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी अधिकतर मंदिर जो आपके बने हैं आपके वो नागर शैली में ही बने हैं आपके उत्तर भारत में, ठीक है। अधिकतर क्या सभी मंदिर है, लेकिन जो आपका भगवान राम मंदिर बन रहा है इसमें हर शैली का प्रयोग किया जा रहा है, सबसे विशेष बात यह है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सूती का सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है। सूती का सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है, तो 13 का ऑप्शन बनेगा सी, आपकी कांची में मिला है। कहां पर, कांची, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया था। दोस्तों 14 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर आपने पढ़ाया इस वीडियो में आपके हर्षवर्धन, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और अगला आपसे दिया गया है कि अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है। अब क्वेश्चन में कह रहा है अजंता की गुफाओं में चित्रण किसका है, तो ये जातक कथाओं का है, अर्थात भगवान बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म से बनी हुई मूर्तियां हैं। आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या, यहां पर दिया गया आरंभिक भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों द्वारा निर्मित है। दोस्तों देखिए ये ईंटों द्वारा निर्मित आपका मंदिर है, ये भीतर गांव का मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कानपुर देहात में पड़ता है ये मंदिर जो कि ईंटों से निर्मित ये मंदिर आपका है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा होयसल की राजधानी का नाम बताइए। यहाँ पर बताना है कह रहा आपसे कि होयसल की राजधानी क्या है, तो यहां पर होयसल की जो राजधानी का नाम है 17 का ऑप्शन बनेगा सी, द्वार समुद्र। क्या, द्वार समुद्र, इसका ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है बी, चित्रकला के लिए है। ये राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली है, तो यहां पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसका जो विकास हुआ था कुंभा के काल में हुआ था, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि सांची का महान स्तूप कहां पर है। सांची का महान स्तूप कहां पर है 19 नंबर में, तो ये मध्य प्रदेश में, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा एक गांव पड़ता है, यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, रायसेन जिले में है। अगला दिया गया है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। ये निचोड़ में पढ़ रहे थे इसलिए क्वेश्चन ये आपका रिपीट हुआ है आपके हुएन संघ के समय में, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, चंद्रबरदाई, इसका आंसर राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज के जो बचपन के मित्र रहे हैं, उनके राज कवि रहे हैं, इनकी युद्ध यात्राओं के बारे में वीर रस की कविताओं से प्रोत्साहित किया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। इनमें से प्राचीनतम विश्वविद्यालय में आपका कौन था, तो आप कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय अगर भारत में पूछ लेता तो आप कहते तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, लेकिन अब तक्षशिला भारत में तो है नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में है। आगे बताइए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दक्षिण भारत के आकर्षक द्वार कहलाते हैं। दक्षिण भारत के आकर्षक द्वार दोस्तों याद रखिए ये गोपुरम, देखिए कांचीपुरम, द्वारपुरम, समुद्रपुरम, ये सब होते हैं ना, पुरम शब्द आपका दक्षिण भारत के आकर्षक द्वार कहलाते हैं, ऑप्शन आपका बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। हमने बताया था ये संपूर्ण निचोड़ है, इसमें स्टार्टिंग में जो आपका टॉपिक आपके प्राचीन भारतीय इतिहास में बचे थे वो कवर करा दिया है, इसके पहले वीडियो थे। अब ये वीडियो में संपूर्ण निचोड़ आपको थ्योरी के रूप में होगा, बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वही हैं। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में हम प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग देवजीके ट्रिक प्ले में जो आपका टेलीग्राम है उससे जुड़ सकते हैं। देखो दिया गया है ग्रंथ का नाम और लेखक, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र किसके लेखक, कौटिल्य हैं। यहाँ पर अष्टाध्यायी के कौन है, आपके पाणिनि हैं। महाभाष्य के जो लेखक है वो आपके पतंजलि हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, आपके कल्हड़ हैं। ये चारों पुस्तकें बहुत बार पूछी जाती हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, तो आपके चंद्रबरदाई ने लिखा है। पृथ्वी विजय अगर हो जाए तो जनक भट्ट। यहाँ पर देखिए हर्षचरित तो आपके बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर मुद्रा राक्षस है तो आपके विशाखा दत्त के द्वारा है। और अगला है कि मिताक्षरा किसने लिखा है, तो आपके विज्ञानेश्वर ने यहाँ पर लिखा है, विज्ञानेश्वर के द्वारा है। अगला है अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई आपकी है। मालविकाग्निमित्र आपके कालिदास के द्वारा है। ऋतु संहार आपके कालिदास के द्वारा है। यहां पर देखिए आपके विक्रमोर्वशी कालिदास के द्वारा, रघुवंशम कालिदास के द्वारा,
पंचतंत्र आपके विष्णु शर्मा के द्वारा। किताबें बहुत हैं लेकिन जो पूछी जाती हैं वही हमने आपको पढ़ाया है। अब यहां पर देखिए आपसे कह रहा है क्या, यूनानी ग्रंथ। देखो नोटिफिकेशन नहीं आता इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, देव जी के टेलीग्राम है, वहां पर लिंक भी मिलती है, पीडीएफ भी हम आपको भेज देते हैं। जैसे आप ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो टेलीग्राम पे भेज देंगे तो उसको भी पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, देखो यहां पर हिस्टोरिका जो आपके हेरोडोटस हैं, हिस्ट्री ऑफ द वार आपके आस्ट्रोबुलस हैं। देखो इंडिका हमारा फोकस वो है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इंडिका जो लिखा है मेगास्थनीज ने लिखा है, भूगोल जो लिखा है वो आपके टॉलमी ने लिखा है, प्राकृतिक इतिहास ये आपके प्लेहनी ने लिखा है, विश्व भूगोल आपके स्ट्रैबो ने लिखा है। ठीक है, चीनी यात्री में देखिए चीनी यात्रियों की आपसे पूछा जाता है, फोक्यो की जो आपकी है ये पुस्तक किसने लिखा है, तो आपके फाइयान ने लिखी है। सियुकी किसने लिखा है, तो आपके ह्वेनसान ने लिखा है। यहां पर देखो अगला दिया गया है क्या, यहां पर ह्वेनसांग की जीवनी वो आपकी व्हीली ने लिखा है। जो हम निशान लगा रहे हैं उनको पढ़िए। अरबी ग्रंथ में एक आता है किताबुल हिंद के जो लेखक है कौन है, अल बरूनी है, अल बरूनी। अगला आपका देखो दिया गया है क्या, कह रहे हैं ऋग्वेद में 40 नदियों का उल्लेख किया गया है। कितने, 40 नदियों का उल्लेख किया गया है। यहां पर देखिए पुरानी नदियां और प्राचीन नाम, मतलब नया नाम क्या है और प्राचीन नाम। दोस्तों यहां पर देखिए सिंधु जो आपका नदी है इसका ये नया नाम है, इसका प्राचीन नाम था इंदुस, क्या था। और सतलज नदी का जो पुराना नाम था सतुद्री था, सतुद्री। यहां पर चिनाव का जो पुराना नाम है वो आपका क्या है, अस्किनी है। यहां पर झेलम का पुराना नाम क्या था, तो आपका वितस्ता था। अगला आपसे दिया गया है कि ब्यास नदी का पूरा नाम तो आपका बिपाशा हो जाएगा, रावई नदी का पूरा नाम तो आपका परुश्री नदी, और सरस्वती का पूरा नाम तो आपका सुरसती हो जाएगा। इनको नोट करिएगा। अगला आपका देखो दिया गया है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ कौन से हैं, तो इन्होंने 4 पीठों का यहाँ पर निर्माण किया अर्थात स्थापित किए हैं। ज्योतिष पीठ कहां पर है, आपके बद्रीनाथ में है। गोवर्धन पीठ कहां पर है, आपके पुरी में है। शारदा पीठ कहां पर है, आपके द्वारका में है, कल क्वेश्चन मिला भी था। और यहाँ पर देखिए श्रृंगेरी पीठ है, ये आपके मैसूर में है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला देखिए संप्रदाय से क्वेश्चन बनते हैं क्या, एक बनता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो आपके मक्खिल गोसाल। संप्रदाय बहुत थे लेकिन हमने लिया है क्या, हमने वही लिया है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखो दिया गया है प्रमुख दर्शन और प्रतिपादक। ये 6 आपके दर्शन है दोस्तों और यहां से क्वेश्चन बनता है। यहां पर दिया गया है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, आपके कपिल हैं। यांग के आपके पतंजलि हो जाएंगे, मतलब योग हो जाएगा योग के। ठीक है, न्याय दर्शन के आपके गौतम बनेंगे। वैशेषिक के आपके कौन है, कणाद होते हैं, कणाद हो जाएंगे। और अगला है पूर्व मीमांसा के कौन है, आपके जैमिनी है। और वेदांत या उत्तर मीमांसा के कौन है, वदरायण हो जाएंगे। दोस्तों इन सभी को कहा जाता है षट दर्शन, कहते हैं षट दर्शन। अगला आपसे देखो दिया गया है क्या, यहां पर आपको थोड़ा सा अभी और जानकारी मिलने वाली है। महावीर स्वामी में शॉर्टकट मिलेगा। 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जन्म स्थान की बात करते हैं तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। और अगर बात करें इनकी माता का नाम क्या था, तो आप कहेंगे त्रिशला था। जन्म तिथि की बात करते हैं तो 540 ईस्वी पूर्व में। पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी, इन्हें अनुजा भी कहते थे। पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था और इनके दामाद का नाम जमाली था दोस्तों। ठीक है, शॉर्टकट में है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर देखिए पत्नी का नाम क्या था, इनके यशोदा। कुल का नाम देखो, कुल का नाम क्या था, ज्ञात्रज्ञ। बचपन का नाम था वर्धमान और प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था। क्लियर है। अगला यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म में भी शॉर्टकट आपका है। जैसे इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान पूछे तो आपको बताना है आपको लुम्बिनी। पिता का नाम पूछा है तो शुद्धोधन। माता का नाम क्या है, महामाया। सौतेली माँ थी आपकी प्रजापति गौतमी। बचपन का नाम था सिद्धार्थ, है ना। पत्नी का नाम था क्या, यशोधरा। पुत्र का नाम था राहुल। सौतेली भाई का नाम था क्या, देवदत्त था। और गोत्र पूछे, देखिए हमने बताया था कि गोत्र पूछे तो आपको बताना है गौतम, वर्ण पूछे तो आपको क्षत्रिय बताना है, और कुल पूछे तो आपको शाक्य बताना है। याद रखिए जब कुल पूछे तो शाक्य बताना है। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो भगवान गौतम बुद्ध थे इनके घोड़े का नाम क्या था, इनके घोड़े का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट करें। और भगवान बुद्ध के जो सारथी थे, है ना, सारथी, उनका नाम क्या था। जिन दो में से आपको कमेंट करना है। ठीक है, इन दोनों को कमेंट करना है कि घोड़े का नाम क्या था, भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम जिसमें से वो गए थे, है ना, गांव को घूम रहे थे। ठीक है, और उनका सारथी कौन था, जल्दी से कमेंट करिए। यहां पर देखिए अगला पॉइंट आपका दिया गया है क्या, कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित आपके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। यहां पर देखिए दिव्य बालक जब गर्भ में आए थे, अर्थात भगवान बुद्ध जब माता के गर्भ में आए तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। यहां पर जन्म की बात करते हैं तो इनका कमल का फूल और वृषभ, है ना, या बैल हो जाता है। यहां पर ग्रह त्याग जो आपका है उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, अश्व है। अगला है प्रथम उद्देश्य जो दिया था, इसका जो आपका चिन्ह क्या है, तो चक्र है।
त्रिरत्न में क्या मतलब इनका जो पहचान है, त्रिरत्न जो आपका है वो त्रिशूल हो जाएगा। निर्वाण की प्राप्ति का जो चिन्ह है वो पद चिन्ह है। मृत्यु का क्या है, स्तूप है। तो आप लोग मृत्यु जानते हैं, जन्म जानते हैं, ग्रह जानते हैं, उपदेश भी यहाँ पर रट लीजिएगा। ये 3 पॉइंट आपको नए मिले होंगे, है ना, कि प्रथम उपदेश दिया था चक्र ये प्रतीक है, त्रिरत्न का प्रतीक त्रिशूल है, निर्वाण का प्रतीक क्या है, पदचिन्ह है। ये भी आप लोग पढ़े होंगे। आगे बढ़िए, अगला आपसे दिया गया है प्रथम बौद्ध संगीति। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो आपकी 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। स्थान कहां पर, राजगीर में हुई थी। शासक कौन थे आपके, अजातशत्रु। और पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी पूछ लेते हैं तो आपके महाकश्यप हो जाएंगे। दूसरी बौद्ध संगीति की अगर बात करते हैं तो ये वैशाली में हुई थी और अध्यक्ष थे सावकमीर। किसके समय, कालाशोक के समय। वैशाली कालाशोक याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति। अगला आपसे तीसरा दिया गया है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में और किसके समय, आपके अशोक के समय हुई थी। अगला आपसे दिया गया है चौथी बौद्ध संगीति। ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के समय हुई थी। अध्यक्ष थे आपके वासमित्र थे। और अगला आपका देखो दिया गया है क्या, कि शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। क्या, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। यहां पर अगला देखो दिया है पांचवी संगीति। हमने बताया था पांचवी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो आपके स्थान कन्नौज दिया है, लेकिन आपको प्रयागराज में लगाना है। हर्षवर्धन थे और अध्यक्ष थे आपके हुएनसांग थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आंसर कन्नौज ही होगा क्योंकि स्थान पूछ लिया कन्नौज में। लेकिन ये प्रति 5 वर्ष में प्रति 5 वर्षों में जाते थे, कहां पर, प्रयागराज जाते थे। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, यहां से क्वेश्चन आपसे बनते हैं क्या, कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया वो किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कब किया था, 1921 में। और किस नदी के तट पर है, तो आपके रावी नदी के तट पर है। ये जो आपका वर्तमान समय में हड़प्पा है ये मांटमोगरी जिला पंजाब में पड़ता है, पाकिस्तान में। अगला है मोहनजोदड़ो की खोज किया था रखालदास बनर्जी ने। किस नदी पर, तो आपके सिंधु नदी पर। और कब, तो आपके 1922 में। जो पूछे जाते हैं वही हम आपको बताएंगे। चंदूदड़ो की जो खोज किया था वो आपके GN मजूमदार और सिंधु नदी। लोथल की खोज किया था रंगानाथ राव ने, भोगवा नदी, जो कि आपकी कहां पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात में। अगला है आपसे दिया है कालीबंगा। और कालीबंगा की खोज की, मतलब इसके कह सकते हैं, खोज क्या कहेंगे, उत्खनन बोलेंगे। ठीक है, खोज नहीं बोलेंगे, उत्खनन करेंगे। तो ये आपके बीके थापर हैं जो कि आपके घग्गर में हैं। यहाँ पर धौलावीरा पूछा जाता है तो धौलावीरा का उत्खनन है RS विशिष्ट। और अगले पॉइंट में आते हैं यहाँ पर अभिलेख से। यहाँ पर 2-4 अभिलेख आपके हैं जो कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे जब टेस्ट पेपर लगा रहे थे, तो आप कंफ्यूज हो रहे थे। देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो कि आपके समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है। याद रखिए जो आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। यहाँ पर एहोल अभिलेख का जो संबंध है वो पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। यहाँ पर दिया है हाथी गुम्फा का अभिलेख खारबेल से संबंधित है। गिरनार का अभिलेख आपके रुद्रदामन से है। मेहरौली लौह स्तंभ आपके चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। और अगला है मंदसौर का अभिलेख कुमारगुप्त से। और मधुवन जो कि